तो हम लोग ये डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में सीखे थे, ये ना, जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि जो बॉडी फ्लूइड्स है, तो बॉडी फ्लूइड्स को दो ग्रुप में बांटा गया था। इसमें से एक को नाम दिया गया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड कहाँ था, सेल के बाहर। तो सेल के बाहर फ्लूइड्स को नाम दिया गया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल को नाम दिया गया था इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, तो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लूइड सेल के अंदर भी है, जिसको नाम दिया जा रहा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड सेल के बाहर है उसको नाम दिया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये कुछ सेल्स हैं और सेल्स के बीच में कुछ स्पेस है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको नाम दे देंगे हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड अवेलेबल होगा उसको नाम दे देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ICF, और सेल के बाहर जो फ्लूइड हमें नजर आएगा उसको नाम दे देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग ने ये सीखा था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो इसका चीफ केटायन क्या होता है, पोटेशियम आयन, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का चीफ केटायन क्या होता है, बस ये आपको याद रखना है। अब ये फ्लूइड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे टर्मिनोलॉजी आएगा जिसमें ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ब्लड जो है वो कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको फ्लूइड्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग ने ये चीज़ सीखा था ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या यूजफुल मटेरियल हो, डाइजेस्टेड फूड हो, विटामिन मिनरल्स या वाटर, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं। तो उसको पहुंचाने के लिए अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें कोई ना कोई आपके पास स्पेशल सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या मौजूद है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट है, एक का नाम हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे का नाम हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। तो बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास सिस्टम अवेलेबल होते हैं। तो इसमें हम लोग को डिस्कशन करना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टांसेज इन ह्यूमन बींग्स, यानी शरीर के अंदर वेरियस सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा, तो एक सिस्टम के द्वारा, जिसको नाम देंगे क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे रेस्पिरेशन के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक उसी प्रकार से बॉडी के अंदर वेरियस ट्रांसपोर्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होता है, इसको नाम क्या देते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसमें ब्लड दौड़ रहा है उसको नाम देंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे में जिसमें लिम्फ दौड़ रहा है उसको नाम देंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरफ हमारा हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे तरफ अगर बात करेंगे ये हो गया हमारा लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। पहला डिस्कशन करेंगे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी बात करेंगे तो उसमें तीन चीज पे ध्यान देना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला जो इसका मेन पंपिंग ऑर्गन होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं हार्ट। तो पहला इसमें चीज क्या शामिल हो गया, हार्ट। दूसरा इसमें मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है। तो इसी वेसल्स के अंदर मौजूद है ब्लड, यानी हम बोल सकते हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। और इसकी जानकारी हमें कब से पता चलती है, विलियम हार्वे के समय से। दैट्स वाई फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको नाम दिया गया, सर विलियम हार्वे को। और इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले कहां देखा था, एक लिविंग स्नेक में। यानी हम बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जन्मदाता कौन हो गए, सर विलियम हार्वे। और इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले कहां देखा था, तो लिविंग स्नेक में। और इसका जो प्रूफ है
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का वो जिस पुस्तक में है उस पुस्तक का नाम है डी मोटू कॉर्डिस, या बोल सकते हैं सर विलियम हार्वे के द्वारा जो किताब लिखी गई उस किताब का नाम क्या हो गया, डी मोटू कॉर्डिस। इन्होंने अपना जो ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ देखा था सबसे पहले, तो एक लिविंग स्नेक पे, इसलिए इसको फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें पहला चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड के बारे में, क्योंकि तीन चीज है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, तीन कंपोनेंट है, पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा ब्लड। तो हम एक एक करके कंपोनेंट पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में सीखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सबको अलग से स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है ब्लड। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो बॉडी में फ्लूइड स्टेज में मौजूद है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं सिंपल भाषा में कि यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन ब्लड जो है वो ट्रू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ब्लड एक्चुअल में फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। इसका रीजन थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे हम लोग कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू तो बोलते हैं लेकिन वास्तव में ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, कुछ रीजंस होंगे। तो अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड इज द मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको नाम दे रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि बॉडी के वेरियस पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दूसरा, ये मोबाइल मतलब रनिंग स्टेज में दिख रहा है, विच ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड। तो ब्लड क्या हो गया, एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या कर रहा है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, उसको क्या नाम दे देते हैं, ब्लड। इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की जो सबसे सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या है, ब्लड। एंड इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार भी क्या है, ब्लड। अब हर एक चीज हमें कहाँ मिलने वाला है, ब्लड में। आगे पढ़ेंगे कि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोले वहां पे भी है, ऑक्सीजन भी उसमें डिजोल्व फॉर्म में मौजूद है। जो हम फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी सब कहाँ जा रहा है, उसी प्लाज्मा में। केटायन, एनायन, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स, विटामिन, सब चीज कहाँ मौजूद है, उसी ब्लड के लिक्विड वाले कंपोनेंट में। इसलिए हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट पर्सन ऑफ 70 kg वेट इज अबाउट 5 to 6 लीटर। यानी और सिंपल भाषा में बोले तो एक हेल्दी पर्सन के शरीर में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, पीएच वैल्यू कितना हो गया, 7.4। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4, मतलब 7 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। तब एक चीज सुनिए, जो ब्लड है उस ब्लड का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है किसमें, आर्टरी में, किसके अपेक्षा, वेन में। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन वेन देन आर्टरीज। तो ब्लड यहाँ पे दो तरह की आपको वेसल्स दिख रही है, एक हो गया, ये हो गया आर्टरी, और यहाँ पे दूसरे तरफ जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो क्या हो गया, वेन। और दोनों जहां पे इंटरकनेक्ट हो रही है वहां पे बन जाता है कैपिलरी। क्या बन जाता है, कैपिलरी, और कुछ नहीं बल्कि आर्टरी और वेन का क्या है, फाइन ब्रांचेज है। तो अब इस आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी सिंपल भाषा में बोले तो आर्टरी वाले में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऑक्सीजन रिच तो जरूर है, बट उसके अंदर इसके अपेक्षा CO2 का मात्रा बहुत कम है। जबकि वेन में CO2 बहुत ज्यादा है इस ब्लड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है। तो जहां पे CO2 है, तो CO2 के बारे में हम लोग सीखे थे कि ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड, और एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7। तो अब यहाँ पे आर्टरी में ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसका मतलब वहां पे एसिडिक बिहेवियर बहुत कम देखने को मिलेगा, तो पीएच वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आर्टरी में मौजूद ब्लड का पीएच वैल्यू वेन में मौजूद ब्लड के पीएच वैल्यू से ज्यादा होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेन में मौजूद होती है उसकी पीएच वैल्यू कम होती है, और आर्टरी में जो ब्लड मौजूद होता है उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट वेन की अपेक्षा बहुत कम होती है। या इसी को आप रिवर्स वे में बोल सकते हैं
कि वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द आर्टरी। दैट्स वाई आर्टरी में मौजूद ब्लड का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, वेन में मौजूद ब्लड के पीएच वैल्यू की अपेक्षा। क्लियर यहां तक? तो एक आपसे ये पूछा जा सकता है रीजन कि वेन और आर्टरी दोनों में तो ब्लड ही दौड़ रहा है, लेकिन एक का पीएच वैल्यू ज्यादा और कम क्यों है, तो वो डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। तो आगे बढ़ेंगे, तो ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको आगे सीखना है। अभी हम लोग क्या सीखे कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब 9th क्लास में याद कीजिए जब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कनेक्टिव टिश्यू में उसके अपने खुद के मैट्रिक्स थे, ठीक है ना। दूसरा, उस मैट्रिक्स में उसका खुद का अपना फाइबर्स था, जिसमें हम लोग इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स पढ़े थे। वाइट फाइबर है, उसी को कोलेजन फाइबर नाम दिया गया था। साथ ही साथ उसमें कुछ अपने खुद के सेल थे मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। तो ये सभी चीज उसके अपने ही थे, अपने ही सेल्स के द्वारा जनरेट किया जा रहा था, तो वो कहलाएगा कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं है, ना इलास्टिक फाइबर है, ना कोलेजन फाइबर है, ना रेटिकुलर फाइबर है। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला पॉइंट है उसको ब्लड क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है। मतलब इसमें इसके मैट्रिक्स में यानी ब्लड के प्लाज्मा में आपको फाइबर्स नहीं मिलते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है प्लाज्मा, वो खुद ब्लड में मौजूद किसी सेल के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो किसी दूसरे ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यानी ब्लड में मौजूद जो प्लाज्मा यानी मैट्रिक्स है वो लीवर के द्वारा जनरेट की जाती है, यानी खुद इसके अपने सेल्स के द्वारा नहीं। इसके अलावा हम लोग ये सीखे थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसके सेल्स में रीजनरेशन कैपेसिटी थी, पावर ऑफ डिवीजन। वो सेल्स डिवाइड कर सकती है, अपने आप को फिर से रिपेयर कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीसी यानी शरीर में खून की कमी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, फिर से बन जाएगा, ठीक है ना, आपको अलग से ब्लड लेना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं कर रही हैं। तो क्या रीजन है, हम बोल सकते हैं ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला रीजन अगर बात करें ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, तो फाइबर्स आर अब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, अवॉइड कर रहा है। दूसरा रीजन कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज नॉट सीक्रेटेड बाय द ब्लड सेल्स, मींस आरबीसी, प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी के द्वारा इसका खुद का मैट्रिक्स सीक्रेट नहीं किया जाता है, बल्कि कहीं और से आता है। वो कहां से आता है, लीवर से। और तीसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्लड सेल्स नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन। तो 3 रीजन्स हैं जो ब्लड को साबित करती हैं क्या है, वो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन इस पे आपको मतलब फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक आप 10th लेवल तक बोलेंगे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सही है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू है, बट इट इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन इसको नाम ऐसा इसलिए दे दिया गया है क्योंकि ये बॉडी के वेरियस पार्ट्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में आती है, लेकिन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, न कि ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है। रीजन समझ गए? आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड होता है वो आपको कैसा नजर आएगा, रेड। तो ब्लड में 2 पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। तो सेंट्रीफ्यूज जब करें, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो इसका जो सॉलिड पार्ट है वो सेडिमेंट हो जाएगा बॉटम में, और लाइट पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। यानी आपको कुछ ऐसा कंपोजिशन नजर आएगा, कंपोनेंट नजर आएगा। तो ब्लड का 55% हिस्सा जो होता है वो उसका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है ना। और बाकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बल्कि सब बनाएंगे आपको सॉलिड पार्ट। तो पूरे ब्लड का 55% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा। रिमेनिंग 45% क्या हो गए, सॉलिड कंपोनेंट्स, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ह्यूमन ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, या ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ब्लड के कितने पार्ट्स हो गए, 2। प्लाज्मा जो है उसका कंप्लीट लिक्विड पार्ट है, जो पूरे ब्लड का कितना वॉल्यूम बनाता है, 55%। और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स, जो कितना पार्ट बनाएगा, 45%। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के जो लिक्विड पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड नॉन लिविंग सबस्टांस। इट इज स्लाइटली येलो, क्यों येलो है, तो ड्यू टू यूरोबिलिनोजेन, याद कर लीजिए ये क्या है,
तो एक पिगमेंट के टूटने से बनता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन कहाँ पाया जाता है? बाइल जूस में। कहीं बताए थे जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि जो स्टूल होता है उसका कलर येलो और ब्राउन होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक पिगमेंट का मैंने नाम बताया था यूरोबिलिनोजेन और एक का नाम बताया था स्टेरकोबिलिन। याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो बस याद रखिए, जो बाइल पिगमेंट है उसका नाम क्या है? बिलिरुबिन। और ये बना किससे है? जो डिस्ट्रक्टेड, जो नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके रहते हैं आरबीसी, उनके हीमोग्लोबिन से यानी डैमेज्ड हीमोग्लोबिन से बनता है बाइल पिगमेंट, ठीक है ना। और उसका जब डिग्रेडेशन होता है तो क्या बना? यूरोबिलिनोजेन। यानी प्लाज्मा का जो येलो कलर नजर आता है उसके येलो होने के पीछे कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? यूरोबिलिनोजेन। प्लाज्मा फॉर्म्स 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। पूरे ब्लड का कितना हिस्सा बनाएगा? हाँ, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद है? 90 से 92% वाटर, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वो भी कहाँ मौजूद हैं? प्लाज्मा में। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो भी कहाँ मौजूद है? प्लाज्मा में। वेस्ट प्रोडक्ट भी कहाँ मौजूद है? प्लाज्मा में। हार्मोन्स वगैरह भी कहाँ मौजूद है? तो एक तो हमें इसके बारे में सीखना है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी ब्लड प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिलेगा? वाटर के अलावा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको नाम क्या देते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। और ये तीन होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। अब तीनों का अपना अलग अलग रोल है। अल्बुमिन डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी बॉडी में इन्फेक्शंस को रोकने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन जो अल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजेन ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में जो मौजूद प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं प्रोटीन्स को नाम देंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमारे पास अगला टॉपिक आ गया प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी सिंपल भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा आर कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स में तीन पार्ट्स हैं। पहला कौन सा हो गया? अल्बुमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रिनोजेन। अल्बुमिन इज द सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देखिए अल्बुमिन जो है प्लाज्मा में वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? लीवर के द्वारा। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे छोटा कौन सा है? अल्बुमिन। एंड इट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोब्यूलिन इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। लीवर के अलावा कहाँ पे बनता है? लिम्फोइड ऑर्गेन्स। ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, वायरस को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। मतलब बॉडी में कैसे हेल्प कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। और फाइब्रिनोजेन ये सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? लीवर के द्वारा। और किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। इसलिए आप बोल सकते हैं फाइब्रिनोजेन को क्लॉटिंग फैक्टर। तो केवल एक यही नहीं है जो ब्लड के क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके अलावा अन्य और भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तकरीबन टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्या है? फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है। हमें इसी क्लास में सीखना है कि ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ? जो प्रोटीन्स ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद है। इसके अलावा इनको तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। अल्बुमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगा, साथ ही साथ ये सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। दूसरा ग्लोब्यूलिन्स जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। थर्ड फाइब्रिनोजेन जो कि सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक नया टर्म जुड़ जाएगा, सीरम। तो अब इमेजिन कीजिए कि ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है ना। क्लॉट बनने के बाद जो शेष लिक्विड बच जाता है, जो प्लाज्मा बच जाता है, उसी को नाम क्या देते हैं? सीरम। यानी जब ब्लड प्लाज्मा है तो जब क्लॉटिंग होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्लाज्मा में से आप माइनस कर दीजिए किसको? फाइब्रिनोजेन को। यानी प्लाज्मा में मौजूद क्या है? फाइब्रिनोजेन। तो ब्लड प्लाज्मा में से क्या खर्च हो गया? फाइब्रिनोजेन। किसमें खर्च हो गया? क्लॉटिंग कराने में। यानी ऐसा ब्लड प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन नहीं है।
तो कैसे बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन या ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड सीरम। क्लियर? तो बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या दिए? फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है? हिपैरिन। क्या नाम है? तो खून जो है, ब्लड जो है वो शरीर के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेट नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है। तो कोई तो ऐसा है जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग से रोक रहा है। एक क्लॉटिंग फैक्टर तो चाहेगा क्लॉट करे, लेकिन उसको रोकने के लिए कौन सा चीज मौजूद है? एक अलग प्रोटीन जिसका नाम क्या है? हिपैरिन। तो हिपैरिन शरीर के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो जो ब्लड को थक्का बनने से रोके उसी को नाम देते हैं एंटीकोगुलेंट। क्या नाम देते हैं? तो हिपैरिन भी एक तरह का क्या है? प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, विच प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो हिपैरिन शरीर के अंदर खून को जमने से रोक रही है, इसलिए इसको नाम क्या दे देंगे? एंटी कोगुलेंट के नाम से जानेंगे, एंटी कोगुलेंट। कोई दिक्कत? तो क्या सीखे? ब्लड क्या है? ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? आर्टरी और वेन में ब्लड का पीएच डिफरेंस देखें, उसके रीजन को समझें। ब्लड का कंपोजिशन देखें, जिसमें ये देखें कि जो ब्लड का कंपोजिशन है उसमें दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट जो क्या कहला रहा है? ब्लड प्लाज्मा। दूसरा भी सॉलिड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसको नाम क्या देंगे? ब्लड कॉर्पसल्स। और उसमें तीन ग्रुप मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड का प्लाज्मा है वो उसका लिक्विड पार्ट है, जो पूरे ब्लड का कितना हिस्सा बना रहा है? 55%। और किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? लीवर के द्वारा। और स्लाइटली येलोविश कलर का अल्कलाइन फ्लूइड होता है, और इसके येलोविश होने के पीछे एक पिगमेंट है, उसका नाम है यूरोविलिनोजेन। ठीक है ना? और प्लाज्मा जो है उसमें सब चीज मौजूद है, ठीक है ना? वेस्ट मटेरियल से लेकर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है ना, वाटर, ये सभी चीज मौजूद है। लेकिन उसके अलावा जो ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन्स मौजूद है, उन्हीं को हम नाम क्या दे रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स को बेसिकली तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक का नाम हो गया अल्बुमिन, जो हेल्प करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस में, सबसे छोटी भी प्रोटीन है। दूसरा हो गया ग्लोब्यूलिन, जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगी। और तीसरा का नाम हो गया फाइब्रिनोजेन, जो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम हो गया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो शरीर में क्या कर रही है? बाहर जैसे ही ब्लड आता है तो उसको थक्का बनाने में यानी कोगुलेट कराने में हेल्प करती है, कोगुलेशन में हेल्प करती है। तो इसलिए उसको नाम दे दिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में से रिमूव कर दिया जाता है या उसको माइनस कर देते हैं, तो वैसे प्लाज्मा को नाम क्या देते हैं? सीरम। क्या नाम देते हैं? तो सीरम और कुछ नहीं बल्कि वो ब्लड प्लाज्मा है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। क्योंकि जब ब्लड क्लॉट हो रहा है तो क्लॉट होने के दौरान रिमेनिंग प्लाज्मा बाहर आ रहा है, तो वो शेष रिमेनिंग प्लाज्मा क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो जो उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट कर रहा है उसका नाम हो गया हिपैरिन। और हिपैरिन को नाम दे दिए एंटी कोगुलेंट, मतलब ब्लड को थक्का बनने से रोकने वाला फैक्टर। के बाद हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो ब्लड का कौन सा पार्ट होता है? सॉलिड पार्ट। और पूरे ब्लड का कितना प्रतिशत भाग ये बनाएगा? 45%। तो इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के जो सॉलिड पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स। और ये कितना भाग बनाता है? 45% ऑफ द टोटल ब्लड। ये कितने तरीके के हो गए? तीन। पहला क्या हो गया? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी भी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स भी कहीं पे, लेकिन सेल से ज्यादा अच्छा बोलना रहता है इसको कॉर्पसल्स। क्यों? आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसका एक्चुअली हम लोग नाम देते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम देते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी तो आप याद कीजिए, लेकिन साथ ही साथ क्या याद करना जरूरी है? इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसीस, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बोलिए, और इनको नाम हम देते हैं ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को एक और नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? तो कितने हो गए ब्लड कॉर्पसल्स? तीन। कौन कौन से? डब्ल्यूबीसी और सबका नाम? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को, और प्लेटलेट्स को। हाँ, तो अब सबके बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना? कुछ चीजें ध्यान से सुनिए। अब जैसे आरबीसी पढ़ना है तो ये सीखना है आरबीसी की बारे में। दूसरा चीज इसका शेप पढ़ेंगे,
इसका साइज पढ़ेंगे, इसका नंबर पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन हम किसके बारे में करना है, आरबीसी के बारे में। और शुरू से आपको मालूम है कि आरबीसी के कारण खून कैसा दिखता है, आपको लाल दिखता है। तो कोई तो होगा जिसको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा होगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। तो वो सब चीज को एक एक करके सीखेंगे। तो पहला आ गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी क्या बोलेंगे उसको, आरबीसीज बोलेंगे, या नॉर्मली इसको आप क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे दीज आर या दे आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में अगर सबसे ज्यादा कोई सेल है तो वो कौन सा है, आरबीसी। इमेजिन कर सकते हैं पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में, सॉरी 1 mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में 50 से 55 लाख आरबीसी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, these are also called as erythrocytes. Number, the total number of red blood corpuscles present in per microliter of blood is termed as total count of RBC. तो RBC का टोटल काउंट किसी में 50 लाख आया, किसी में 60 लाख आया, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ बात करेंगे, अ नॉर्मल एडल्ट मैन एंड वुमेन हैव 5 to, ठीक है ना, 5.5, यानी मेल में 5 से लेकर 5.5 मिलियन और फीमेल में 4.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। यानी 1 mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में अगर देखा जाए तो मेल के अंदर, ठीक है ना, कितने आरबीसी होंगे, 50 से 55 लाख आरबीसी मौजूद होंगे। लेकिन वहीं फीमेल में आपको 45 से 50, यानी फीमेल में ब्लड थोड़ी सी कम है किसकी अपेक्षा, मेल की अपेक्षा। आरबीसी की संख्या कम है क्योंकि ब्लड थोड़ा सा कम होता है फीमेल में एज कंपेयर टू द मेल, इसलिए उसमें आरबीसी की संख्या भी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। नेक्स्ट वन बात करेंगे, एन एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड पॉलीसीथेमिया। यानी नॉर्मल ये काउंट है 50 से 55 लाख, लेकिन ये अचानक से बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसीथेमिया। उसके बाद नंबर की बात करेंगे तो अचानक घट भी सकता है, तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपिनिया, यानी आरबीसी की संख्या का घटना। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल है 50 से 55 लाख और बहुत ज्यादा घट गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। और एक तरफ दूसरी तरफ हो गया पॉलीसीथीमिया। तो पॉलीसीथीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी काउंट क्या हो गया है, बढ़ गया है, और इरिथ्रोसाइटोपिनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट घट गया है। तो इससे बॉडी और, ठीक है ना, टिश्यू और सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं होगी, होगी। यानी जब आरबीसी घट गया तो आप पढ़े हैं कि आरबीसी के अंदर ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन कैरी करता है कौन, हीमोग्लोबिन। यानी 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जितना ज्यादा आरबीसी घटेगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन, और जितना कम हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ही कम ऑक्सीजन सप्लाई होगा किसको, टिश्यू को और ऑर्गन्स को। तो इस इंसान को थकावट बहुत ज्यादा महसूस होगी, लेजीनेस फील करेगा। तो शॉर्टेज हो गई ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन की, तो वो फिर से बढ़ जाता है। वो आगे सीखेंगे, इससे मतलब ब्लड में या टिश्यू में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई है उसका इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पर, किडनी पर। और किडनी एक हार्मोन पैदा करेगा इरिथ्रोपोएटिन, और वो हार्मोन जाकर बोन मैरो को स्टिमुलेट करके फिर आरबीसी को धीरे धीरे बढ़वाना शुरू करेगा। तो आपको हायर क्लास में सीखना है, बट यहाँ पे क्या सीखे, शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो सेल्स मौजूद है वो कौन सा हो गया, आरबीसी। इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। एक हेल्दी पर्सन में देखा जाए, मेल या फीमेल हो, तो पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड में आपको देखा जाए तो कितना है, 50 से 55 लाख मेल में, और 45 से 50 लाख आरबीसी कहाँ पे है, फीमेल में। अगर इसकी संख्या अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जा रही है तो उसको नाम दे देंगे पॉलीसीथेमिया। तो अगर आपके पास रिपोर्ट आया ब्लड टेस्ट का, उसमें कंडीशन दिखाया पॉलीसीथेमिया, तो आप क्या समझेंगे, आरबीसी की काउंट बढ़ी हुई है। और इरिथ्रोसाइटोपिनिया मींस उसमें आरबीसी घट गई है। तो ये नंबर हुआ। दूसरा अगर बात करेंगे शेप, तो आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल एंड बाइकॉनकेव। इधर से भी आपको कौन सा फेस दिख रहा है, कॉनकेव, और इधर से भी कौन सा फेस दिख रहा है, बाइकॉनकेव। तो दोनों तरफ से कॉनकेव फेस है। तो एक्चुअल में आरबीसी कैसी होती है, सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। क्यों होती है, तो बाइकॉनकेव के पीछे रीजन होता है एक प्रोटीन का जिसका नाम क्या है, एस्पेक्ट्रीन प्रोटीन। और दूसरा फायदा क्या होता है, कॉनकेव डिस्क हैव मोर सरफेस एरिया देन स्फीयर। स्फीयर से ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, बाई कॉनकेव डिस्क का। इसलिए आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। लेकिन आपके पास दो ऐसे मैमल है जिनका आरबीसी ओवल यानी अंडाकार होता है,
उसमें से एक क्या हो गया, कैमल। तो कैमल जो है, उस कैमल में आरबीसी आपको कैसा मिलेगा, ओवल अंडाकार मिलेगा। और दूसरा इसी के फैमिली से एक बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है, लामा। तो लामा के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, आरबीसी क्या मिलेगा, इस ओवल मिलेगा। बाकी हर जगह आपको कैसा आरबीसी मिलेगा, स्फेरिकल एंड बाइकॉनकेव। और कैमल और लामा दो ऐसे मैमल्स हैं जिनका आरबीसी कैसा होता है, ओवल होता है। इसके अलावा आगे हम लोग ये भी सीखेंगे, जितने भी मैमेलियंस होते हैं मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। लेकिन सिर्फ यही ऐसे दो मैमल्स हैं जिनका आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। आगे स्ट्रक्चर में सीखेंगे, सेफ हो गया। अब आइए साइज, ठीक है ना। अब ये आरबीसी नॉर्मल साइज का है, इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। कभी कभी ब्लड रिपोर्ट दिखेगा तो वहां पे कंडीशन लिखा होगा मैक्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो मैक्रोसाइट्स का मतलब आरबीसी की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन ये तब बढ़ती है जब शरीर में विटामिन बी12 घट जाता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी12 और विटामिन बी12 के कमी के कारण आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। तो अगर आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और उसमें आरबीसी की साइज बढ़ी हुई नजर आ रही है, इसका मतलब आप किस कंडीशन से अफेक्टेड है, मैक्रोसाइट्स, मतलब बॉडी में किस चीज की कमी है, विटामिन बी12। लेकिन अगर आयरन की कमी हो गई, किस चीज की, आयरन की कमी से आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, उस कंडीशन को नाम देते हैं माइक्रोसाइट्स। तो यहां पे आयरन की कमी से क्या होता है, माइक्रोसाइट्स, और विटामिन बी12 की कमी से मैक्रोसाइट्स। यानी शरीर में जब विटामिन बी12 की डिफिशियंसी कंटिन्यूअस चलेगी तो आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा, और आयरन की कंटिन्यूअस डिफिशियंसी से आरबीसी का साइज घट जाएगा। तो जो बढ़े हुए आरबीसी उनको बोलेंगे मैक्रोसाइट्स, जो छोटे आकार के आरबीसी उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट्स। यानी शेप चेंज हुआ, तो शेप चेंज होने का घटना क्या कहलाता है, एनिसोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, तो छोटा से क्या हुआ बड़ा, बड़ा से क्या हो रहा है छोटा, क्या बदल रहा है, शेप या साइज, शेप चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसको क्या, सॉरी, साइज चेंज हो रहा है, तो साइज चेंज होना क्या कहलाएगा, एनिसोसाइटोसिस। और दूसरा एक कंडीशन, जनरली ये कैसा होता है, बाइकॉनकेव, कैसा होता है। लेकिन कभी कभी एक बीमारी होता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है, सिकल सेल एनीमिया। उस कंडीशन में आरबीसी का शेप जो होता है वो सिकल शेप, हंसुआ जानते हैं, वैसा हो जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन टेंशन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो वो एक तरह से म्यूटेशन के कारण होता है, हायर क्लास में सीखेंगे हम लोग। तो उसको बोलेंगे पोइकिलोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, पोइकिलोसाइटोसिस। एक एक करके सीखते हैं। तो ह्यूमन ब्लड में अगर आरबीसी की साइज की बात करें तो कितना माइक्रोन मीटर, 7 से 8 माइक्रोन मीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। साइज की बात हो गई। अब बात करेंगे कलर। तो एक सिंगल आरबीसी का कलर कैसा होता है, येलो। लेकिन ग्रुप में आरबीसी आपको कैसा अपीयर होगा, रेड होगा। और आरबीसी क्या करता है, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, यानी ब्लड का लाल रंग होने का पीछे वजह क्या है, आरबीसी। उसके भी पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी लैक न्यूक्लियस, यानी जितने भी मैमल्स हैं उनके मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब बोल सकते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो ये डायरेक्ट ना लिखकर थोड़ा सा घुमा कर ये पॉइंट लिखा रहता है। नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी का मतलब हुआ वैसे आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसके अलावा इन मैमेलियन आरबीसी में आपको सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज नहीं होता है। अच्छा, तो क्या ये परफेक्ट सेल है क्या, अब इसको कण कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी को सेल से ज्यादा अच्छा क्या समझा जाता है, कॉर्पसल्स, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा होगा, कुछ इसके अंदर नहीं है, तो इससे क्या बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसके कारण कंटेन मोर हीमोग्लोबिन। तो अंदर का जितना ज्यादा स्पेस खाली होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन क्या होगा, एडजस्ट करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एकोमोडेट हो, इसलिए इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स आरबीसी के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके अंदर नहीं है, ये तो तय है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन एरोबिक होता होगा कि एनारोबिक, एनारोबिक, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे एक चीज आपको सीखने को मिल गया, आरबीसी ऑफ कैमल और लामा ये क्या होते हैं, आगे ना अपवाद में वो कौन से मैमल्स हैं जिनका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, मैं कैमल और लामा। बाकी अगर इंसान का पूछा जाए आरबीसी में न्यूक्लियस है या नहीं, बोलेंगे
नहीं है। हम लोग मैमल्स है ना, तो हमारे अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी में क्या मौजूद होता है? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बना रहता है दो पार्ट से, एक उसका प्रोटीन पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोबिन, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन ग्रुप जिसको क्या बोलते हैं? हीम, यानी जो रिप्रेजेंट करता है आयरन को। और हीम इज एन आयरन जो किस फॉर्म में पाया जाता है? इंटरेस्टिंग चीज याद रखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला आयरन और प्रोटीन के मिलने से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक प्रोटीन वाला पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो क्या हो गया? ग्लोब्यूलिन, और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा हो गया? हीम। और हीम रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन को, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन मौजूद होता है किस फॉर्म में होता है? Fe+2 के फॉर्म में। तो आयरन जो मौजूद है वो कितना रहता है? 4। जो ग्लोबिन होता है वो 2 होता है, अल्फा और बीटा चेन होता है। तो टोटल 4 गो आयरन होता है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को नाम क्या दिया गया था? रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जाना गया था। तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर दिया गया है, हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, देयरफॉर इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, अ हेल्दी पर्सन हैज 12 to 60 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो जब आप जाएंगे अपना हीमोग्लोबिन कराने तो वो यही रेंज लिखा रहता है, ठीक है ना? मतलब 100 ml में कितना रहना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के बीच में? 12 से, यानी 10 जो होता है उसको बॉर्डर लाइन मान के चलते हैं। बॉर्डर लाइन से जैसे नीचे आएगा तो आपके अंदर खून की कमी दर्शाना शुरू हो जाएगी, जैसे हाथ पैर में झंझनाहट आना, मसल्स में पेन होना, ठीक है ना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब कुछ कुछ धीरे धीरे होना शुरू होगा। लेकिन वो क्यों हो रहा है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन कौन सा है? शरीर में ब्लड की कमी का भी होना। फॉर्मेशन, जिस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसी बनता है, मतलब इरिथ्रोसाइट बनता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं इरिथ्रोपोएसिस। क्या नाम देते हैं? तो इरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी, और पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। जो ऑर्गेन आरबीसी बनाने में भाग लेगा उसको नाम क्या देंगे? इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन। और जो हार्मोन उत्तेजित करता है यानी आरबीसी फॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएटिन। जो किसके द्वारा पैदा होता है? तो मैंने क्या बताया, यदि ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है तो वो सिग्नल देगा किसको? किडनी को, और किडनी एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम क्या है? इरिथ्रोपोएटिन। और वो जाकर टारगेट करेगा बोन मैरो पर, और फिर आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी शॉर्टेज धीरे धीरे खत्म होगी। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। लेकिन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा है तो उस समय इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन की तरह कौन काम करेगा? लीवर, स्प्लीन, प्लासेंटा और थाइमस ग्लैंड। तो जो फीटस होता है उसमें लीवर, प्लासेंटा, थाइमस ग्लैंड, और सॉरी स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। तो ये हो गया प्लासेंटा, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्लासेंटा, दूसरा लीवर, तीसरा स्प्लीन, और चौथा थाइमस। ये सभी मिलकर किस में हेल्प करते हैं? आरबीसी बनाने में, ठीक है ना? दूसरा चीज की अगर बात किया जाए तो आरबीसी जब पैदा हुआ तो वो मरेगा भी। हर सेल का अपना लाइफ साइकिल होता है। तो आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, और 120 दिन बाद वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय होगा। तो वो डिस्ट्रॉय जाकर कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है? इसीलिए जब आदमी मरता है तो उसको दफनाया जाता है कहाँ पे? कब्रिस्तान में। उसी तरह मरने के बाद आरबीसी दफन होता है कहाँ पर? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवे यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। तो ये क्या है? बहुत सारा आरबीसी है। अब ये जो आरबीसी है इनका लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज। तो ये ओल्ड होंगे तो इनको नष्ट करना पड़ेगा। नष्ट करके यहाँ से क्या निकाला जाएगा? हीमोग्लोबिन। फिर वहां से तोड़कर क्या अलग किया जाएगा? ग्लोबिन अलग और हीम अलग। फिर वापस भेजा जाएगा मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन में, जहां पर ये कंबाइंड होकर वापस क्या बनेंगे? हीमोग्लोबिन, जो कि नए आरबीसी बनाने में मदद करेंगे। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना हो गया? 120 डेज। सो आफ्टर 120 डेज आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बहुत सारे हैं, हम मान लेते हैं इसमें से कुछ बुढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको नष्ट करना पड़ेगा। तो यहां से वो जाकर कहां नष्ट होंगे? क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत?
कोई इशू नहीं ना है। तो ग्रेवे यार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलेंगे? स्प्लीन को। चलिए अब लास्ट, मैजिक ऑफ इरिथ्रोसाइट। सबसे छोटा आरबीसी किसका होता है? मस्क डियर का। सबसे बड़ा आरबीसी एम्फीबियंस, जिसमें मेढक आते हैं। फिल्टर एपरेटस ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी, लीवर, स्प्लीन। इरिथ्रोसाइट्स आर कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पसल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। चलिए ये देखिए, ये कौन है? मेढक है, एम्फीबियंस। ये बहुत मस्त है। ये इसलिए मस्त है क्योंकि इसका आरबीसी बड़ा है। तो कह रहा है कि माई आरबीसी इज लार्ज, और ये बता रहा है मस्क डियर योर आरबीसी इज स्मॉल। ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी थी किसकी? आरबीसी की। तो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आने वाले हैं। देखिए इतना मेहनत करना पड़ता है आपको कोई टॉपिक को समझाने के लिए, और जब आप क्लास में बैठ के